हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश एक्सप्लेनर। ये वीडियो पार्ट 6 है विलियम शेक्सपियर के एमसीक्यूज़ का। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, वन दैट लव नॉट वाइजली बट टू वेल, हु इज़ द स्पीकर ऑफ दिस लाइन। हमको ये आइडेंटिफाई करना है। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, ओथेलो, डेस्डिमोना, वाइला और एंटनी। सबसे पहले हम लाइन का मतलब समझेंगे। तो ओथेलो की जो फाइनल स्पीच है, जब प्ले ख़त्म होने को आता है तब ये लाइन बोली जाती है। और इस लाइन का मतलब ये होता है, आई एम वन हु लव्ड नॉट वाइजली। तो ओथेलो अपने बारे में बात कर रहा है कि मैं था जिसने अपनी वाइफ को वाइजली प्यार ना करके बट इट वॉज टू वेल, मतलब कि स्ट्रांगली प्यार किया। और ऐसा ओथेलो ये लाइन इसलिए बोलता है कि जो रीज़न था, उसने अपनी वाइफ को बहुत ही रैशली किल किया विद नो रियल प्रूफ, क्योंकि उसे लगा कि शी वॉज चीटिंग ऑन हिम, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इसी लाइन को वो डिफाइन करने के लिए कहता है कि ये मेरी गलती थी कि मेरा जो प्यार था वो वाइज नहीं था लेकिन वो स्ट्रॉन्ग था। सो द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन ए, ओथेलो। थोड़े से हम की पॉइंट्स देखेंगे ओथेलो को लेकर। तो ये जो प्ले है ओथेलो, फर्स्ट परफॉर्म हुआ था 1604 में वाइट हॉल पैलेस में। इसके अलावा ओथेलो का जो सोर्स है वो हम सभी को पता है, दैट इज सिंथियोस उन कैपिटनो मोरो, जिसका मीनिंग इंग्लिश में है अ मूरिश कैप्टन। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस, रॉड्रिगो जो कैरेक्टर है वो शेक्सपियर ने अपने आप ही ओथेलो में इंट्रोड्यूस किया था, और ओरिजिनल जो सोर्स है उसमें ये पहले से नहीं था। थर्ड पॉइंट देखते हैं, ओथेलो जो टाइटल का कैरेक्टर है, ये ओथेलो जो कैरेक्टर है इसके खुद की इतनी लाइंस और डायलॉग्स नहीं है ड्रामा में जितना इयागो के हैं, क्योंकि इयागो इसमें विलन है, उसके ज़्यादा है हीरो से, यानी कि प्रोटैगनिस्ट से। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इयागो हैज़ ओवर 1000 मोर लाइन्स देन हिम मीन्स देन ओथेलो। और इसके अलावा इयागो विलियम शेक्सपियर के सारे प्लेज में से एक सेकंड कैरेक्टर है हैमलेट के बाद, जिसके ज़्यादा डायलॉग्स हैं। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, द वर्ड्स ऑनेस्ट एंड ऑनेस्टी। तो ओथेलो में ऑनेस्ट और ऑनेस्टी, ये दो वर्ड्स ऐसे हैं जिनका यूज़ 50 टाइम्स से भी ज़्यादा बार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ आफ्टर एवरी टेम्पेस्ट केम सच काम्स मे द विंड ब्लो टिल दे हैव वेकेंड डेथ, वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर। तो अब हमारे पास अगेन 4 ऑप्शंस हैं, ओथेलो, ऑरलैंडो, ड्यूक ऑर्सिनो एंड सेबेस्टियन। सबसे पहले हम लाइन का मतलब समझेंगे और फिर ही हम देखेंगे वो किसने बोली है। तो मतलब ये है, इफ़ आफ्टर एवरी टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट का मतलब होता है स्टॉर्म, केम सच काम्स यानी कि हर एक तूफान के बाद थोड़ी सी शांति आती है। तो ओथेलो यहाँ पर ये कह रहा है कि हर जो स्टॉर्म है उसके बाद जो शांति आती है, मे द विंड ब्लो टिल दे हैव वेकेंड, उसके बाद जो विंड है वो ऐसे ब्लो हो कि स्टॉर्म को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए, इतना ज़्यादा तूफ़ानी बना दे कि ओथेलो को डेथ आ जाए। और वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि उसकी वाइफ जो डेस्डिमोना है उसने उसको तो किल कर दिया। अब उसको ये भी पता चल गया कि वो तो पूरी लॉयल थी, उसमें उसकी कोई फॉल्ट नहीं थी। इस मोमेंट में वो बहुत गिल्टी होता है। सो द राइट आंसर हियर इज ओथेलो, हु इज़ द स्पीकर ऑफ दीज लाइन्स। विच इज़ अ फार्स फुल ऑफ बॉइस्ट्रियस फन एंड लाफ्टर। तो हमें आइडेंटिफाई करना है 4 ऑप्शंस में से कि कौन सी ऐसी लाफ्टर और जिसमें फार्सिकल कॉमेडी देखने को मिले, या फिर बॉइस्टीरियस फन मतलब इतना ज़्यादा लोटपोट वाली हंसी आ जाती है, ऐसा कौन सा प्ले है। सो ऑप्शन डी, लव स्लेवर लॉस्ट, इज़ द राइट आंसर, जिसमें हमको बहुत ज़्यादा हंसी आती है व्हेन वी रीड इट। थोड़े से की पॉइंट्स देखेंगे लव स्लेवर्स लॉस्ट को लेकर। तो बात करते हैं शेक्सपियर की, तो उन्होंने कुछ प्राइवेट परफॉर्मेंस के लिए प्लेज लिखे थे। उन प्लेज में से पहला प्लेज है आपका लव स्लेवर्स लॉस्ट, उसके बाद आता है अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, एंड थर्ड आपका है द टेम्पेस्ट। इसके अलावा जो लव स्लेवर्स लॉस्ट है, ये टाइटल कहाँ से मिला शेक्सपियर को, तो एक पॉम है थियोजनी की, उस पॉम का टाइटल है टू डू गुड टू वंस एनिमीज इन लव स्लेवर्स लॉस्ट। तो यहाँ से वो इंस्पायर हुए थे और उन्होंने इस प्ले का नाम ये रखा था। और ये जो लव स्लेवर्स लॉस्ट है, मैंने पहले ही बताया कि ये प्राइवेट परफॉर्मेंस के लिए है। तो ये जो परफॉर्मेंस है ये क्वीन के सामने हुई थी एट इंस ऑफ कोर्ट। थोड़े और की पॉइंट्स मैंने ऐड किए हुए हैं, जिसमें से हमें पता चलता है कि इस प्ले में लॉन्गेस्ट लाइन यूज़ की है, विच इज़ अटर्ड बाय कॉस्टार्ड। अब कॉस्टार्ड कौन है? कॉस्टार्ड एक फूल है लव स्लेवर्स लॉस्ट में,
और ये वर्ड बोलता है ऑनरिफिके बिटिट्यूडिनिटेटिबस। तो पार्डन माय प्रोनाउंसिएशन, इतना लंबा वर्ड है बट इसका मीनिंग मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, द स्टेट ऑफ बीइंग एबल टू अचीव ऑनर। इसके अलावा स्मार्टेस्ट कैरेक्टर का भी कहते हैं ना क्रेडिट कॉस्टार्ड को ही जाता है। और एक और पॉइंट है यहाँ पे, चार्ल्स लैम ने बोला था कि लव स्लेवर्स लॉस्ट जो है ये एक ऐसा प्ले है जिसको हम कॉमेडी ऑफ लेजर कह सकते हैं। फ्रॉम विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज़ द फॉलोइंग लाइन टेकन। तो ये नीचे लाइन दी गई है, आपको बताना है कि किस प्ले में से ली गई है। लाइफ इज़ अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग। तो बहुत ही फेमस लाइन है और ये ली गई है ऑप्शन सी मैकबेथ से। ठीक है, तो मैकबेथ ये लाइन कब बोलता है, लाइफ इज़ अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग। तो जब मैकबेथ को पता चलता है, उसको ये इन्फॉर्मेशन आती है कि उसकी जो वाइफ है लेडी मैकबेथ, शी इज़ नो मोर, शी इज़ डेड। तो उस टाइम पे वो अपना फाइनल बैटल फील्ड में होता है और अपना बैटल किसके अगेंस्ट होता है, मैल्कम और मैकडफ के अगेंस्ट। उस मोमेंट पे उसे पता चलता है कि उसकी जो बिगेस्ट सपोर्टर है उसकी लाइफ में, दैट इज़ हिज वाइफ, वो अब है ही नहीं दुनिया में। उस मोमेंट पे उसे ऐसा लगता है कि ये जो लाइफ है इट इज़ टोल्ड बाय एन इडियट, किसी बेवकूफ़ या किसी स्टूपिड पर्सन के द्वारा ये जो लाइफ है ये बोली गई है, विच इज़ फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी। इसमें साउंड है, फ्यूरी है, बट उसके बाद भी इट इज़ टोटली मीनिंगलेस, कुछ भी सिग्निफाई नहीं करती। तो बेसिकली इन लाइंस के थ्रू हमें ये पता चलता है कि जो मैकबेथ है उसकी डार्क साइड दिख रही है उधर, कितना वो डिप्रेसिव है, कितना अब वो उस लाइफ में उस मोमेंट पे पहुंच गया है। थोड़े से की पॉइंट्स मैंने मैकबेथ को लेके डाले हुए हैं कि सबसे पहले तो हमें ये पता ही है कि मैकबेथ शेक्सपियर का सबसे शॉर्टेस्ट, लेकिन मैंने एक और वर्ड यहाँ पे यूज़ किया है, ब्लडीएस्ट ट्रेजेडी बोला जाता है। मैकबेथ ये जो नाम है और टाइटल भी है, इसका मीनिंग है द सन ऑफ लाइफ। उसके बाद मैकबेथ की जो कासल है उसका नाम है इन्वर्नेस। ये आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो मैकबेथ है ये बिगिन कैसे होता है, कुछ क्वेश्चंस हमेशा ऐसे भी बनते हैं कि ये प्ले में बिगिन कैसे होता है या फिर इसकी एंडिंग कैसे होती है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे डाला हुआ है कि ये प्ले बिगिन होता है फर्स्ट विच, जब ये लाइन बोलती है व्हेन शैल वी थ्री मीट अगेन इन थंडर लाइटनिंग और इन रेन, और एंड होता है मैल्कम की स्पीच के साथ। इसके बाद एस.टी. कोलरिज जो है उन्होंने लेडी मैकबेथ को ये टाइटल दिया था फोर्थ विच का। तो फोर्थ विच कौन है ये सब हमें पता ही है, लेकिन किसने ये टर्म दिया है ये हमें नहीं पता, तो उसके लिए आपको ये लर्न करना है। विच इज़ दी स्वान सॉन्ग ऑफ शेक्सपियर। तो आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि स्वान सॉन्ग शेक्सपियर का क्या है। तो इसको समझने से पहले या आंसर देने से पहले मैं ये बताऊंगी कि स्वान सॉन्ग होता क्या है। स्वान सॉन्ग क्या होता है, इट इज़ अ मेटाफर विच इज़ यूज फॉर फाइनल जेस्चर बिफोर रिटायरमेंट। तो बेसिकली टेम्पेस्ट जो डी ऑप्शन है उसमें देखा जाए कि प्रॉस्पेरो का जो कैरेक्टर होता है इन दी एंड ऑफ प्ले वो क्या होता है, अपने मैजिक को गिव अप कर देता है ना। प्रॉस्पेरो गिव्स अप हिज मैजिक और वो ये डिसाइड करता है कि अब से मैं मैजिक वगैरह कुछ भी नहीं करूँगा। सिमिलरली टेम्पेस्ट को शेक्सपियर का फाइनल यानी कि लास्ट प्ले कंसिडर किया जाता है, ऐसा अज्यूम किया जाता है। और इसमें यह भी माना जाता है कि कहीं ना कहीं शेक्सपियर प्रॉस्पेरो को खुद को मानकर अपना भी प्ले राइट का ये जो प्लेज लिखने का जो उसका मैजिक है वो उसको भी रोक रहा है, यानी कि उसको भी बंद कर रहा है। सो ऑप्शन डी टेम्पेस्ट इज द राइट ऑप्शन। थोड़े से की पॉइंट्स हम टेम्पेस्ट को लेके देखेंगे। टेम्पेस्ट को अ ड्रामा ऑफ कल्चर भी बोला जाता है और ये मैंने जैसे कि बताया कंसिडर किया जाता है कि शेक्सपियर का लास्ट प्ले था। इसके अलावा जो टेम्पेस्ट है इसकी जो रेफरेंस है ये एक मास्क की रेफरेंस है। पॉसिबली हुआ क्या था कि वेडिंग जो है प्रिंसेस एलिजाबेथ एंड फ्रेडरिक द फिफ्थ की होनी थी 1613 में। तो जब भी उस टाइम पे वेडिंग होती थी तो शेक्सपियर मास्क लिखते थे, तो उसी मास्क को ये जो आपका टेम्पेस्ट है तभी बनाया गया था और इसको रेफ़र किया गया था। इसके अलावा ये जो प्ले है इन्फ्लुएंस हुआ है इरास्मस, नाufरेजियम एंड ओविड्स मेटामॉर्फोसिस से, और गोल्डिंग्स, ओविड एंड फ्लोरियोस मॉन्टेग्नी, ये 2 लोग ऐसे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था शेक्सपियर के साथ द टेम्पेस्ट को लिखवाने में। गुड वोम हैव वन बैड सन, हु सेज दिस। तो अच्छे जो वोम होते हैं उन्होंने भी इवन बुरे बेटों को जन्म दिया है। तो ये लाइन कौन बोलता है, ऑप्शन ए वाइला इन ट्वेल्थ नाइट, या फिर बी रोसलिंड इन एज यू लाइक इट, या फिर सी मिरांडा इन द टेम्पेस्ट, या फिर नन ऑफ दीज। तो इंटरेस्टिंग ऑप्शन है यहाँ पे, बट ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, मिरांडा इन द टेम्पेस्ट। अब यहाँ पर मिरांडा ऐसा बोलती क्यों है,
क्योंकि वो देखती है कि उसके फादर जो है प्रॉस्पेरो, ही इज़ अ जेन्यून एंड गुड ह्यूमन बीइंग। लेकिन ऑन दी कॉन्ट्ररी उनके जो भाई थे एंटोनियो, उनका नेचर उसके फादर से बिल्कुल अलग था। तभी वो कहती है कि जो उसकी ग्रैंड मदर थी, उनका एक ही वोम से दो बेटे जो भी बॉर्न हुए, उनमें से एक ऑपोजिट, दूसरे बिल्कुल ऑपोजिट। तो एक इवन वो ये कहती है कि जो मेरी ग्रैंड मदर, शी कुड नॉट गिव बर्थ टू अ गुड मैन, in fact she gave birth to Antonio, such a selfish person. Those are pearls that were his eyes. Where does this line appears? तो ये लाइन दोज आर पर्ल्स दैट वर हिज आइज किसने बोला है? ऑप्शन ए हैमलेट, या फिर बी ओथेलो, सी सिम्बलिन, या फिर द टेम्पेस्ट। अगेन ये ली गई है द टेम्पेस्ट से, जिसमें क्या होता है, एरियल। एरियल कौन है? स्पिरिट होती है प्रॉस्पेरो की, और प्रेस्पेरो उस स्पिरिट यानी कि एरियल के थ्रू ये दिखाना चाहता था फर्दिनैंड को कि उसके जो फादर हैं वो शिपरेक में उनकी डेथ हो गई है, और उनकी जो डेड बॉडी है वो सी में नीचे चली गई है। तो जब नीचे चली गई है तो किसी की आइज़ जो है नीचे जाके कैसे शाइन करेंगी? जस्ट लाइक द पर्ल्स। तो उसको ऐसा लगता है दोज आर पर्ल्स दैट वर हिज आइज़। तो जैसे उसके फादर की आइज़ थी वो पर्ल्स की तरह शो हो रही थी। तो ये बेसिकली एक सॉन्ग की लाइन है जो एरियल गाता है। और हमें ये भी पता है कि टेम्पेस्ट में एरियल जो गाने गाता है, उस गाने के थ्रू वो अपना जो मैसेज है वो दूसरों तक भेजता है। मिजरी एक्वेंट्स अ मैन विद स्ट्रेंज बेड फेलोज हु सेज। तो ऑप्शन ए ट्रिंक्यूलो इन द टेम्पेस्ट, या फिर स्टीफेनो इन द टेम्पेस्ट, कैलिबन इन द टेम्पेस्ट, या फिर सिजेरियो इन ट्वेल्थ नाइट। सो राइट ऑप्शन इज ए ट्रिंक्यूलो इन द टेम्पेस्ट। अब ट्रिंक्यूलो ऐसा कब कहता है? क्योंकि वो भी शिपरेक के मोमेंट पे वहाँ पर होता है, पूरी शिप पूरी रेक्ड होती है, टूटी फूटी होती है, और ट्रिंक्यूलो अपने आप को पाता है कि वो आइलैंड के पास होता है, और उसके पास कैलिबन, वो देखता है कि कैलिबन लेटा हुआ सो रहा है। ठीक है, तो कैलिबन को वो कहता है कि वो स्ट्रेंज बेड फेलो है, क्योंकि उसका अटायर और दिखने में वो बहुत अजीब और वियर्ड सा लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो विच साइकोरेक्स का सन होता है। तो उस मोमेंट पे ट्रिंक्यूलो कहता है कि बताओ इवन फेट आपको कहाँ कहाँ ले आती है और किस किस से मिला देती है। अ लिटिल मोर देन किन एंड लेस देन काइंड हु सेज। तो ये फेमस लाइन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। एक लाइन है बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। ऑप्शन 4 है आपके पास, हैमलेट, ओथेलो, क्लॉडियस, या फिर नन ऑफ दीज। तो ये लाइन बोलता है हैमलेट, और इसका मीनिंग मैं बताती हूँ। अ लिटिल मोर देन किन, किन कौन होता है आपका रिलेटिव, एंड लेस देन काइंड, काइंडनेस यू नो। तो होता क्या है, हैमलेट कहता है ये क्लॉडियस के रेफरेंस में, ठीक है। तो वो कहता है कि क्लॉडियस उसका किन है, अ लिटिल मोर, क्योंकि वो ट्वाइस किन है उसका, दो टाइम से। एक तो वो उसका अंकल हुआ, दूसरा उसका स्टेप फादर। लेकिन इस लाइन में वो ये बताना चाह रहे हैं कि इवन जो हमारे क्लोजेस्ट रिलेटिव होते हैं, समटाइम्स दे ट्रीट अस वर्स्ट। तो इस लाइन में वो कहता है कि उसका जो किन है वो लेस देन काइंड, यानी कि बिल्कुल भी काइंड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, थोड़े से मैंने की पॉइंट्स ऐड किए हुए हैं हैमलेट को लेके। इट इज़ थॉट दैट विलियम शेक्सपियर हिमसेल्फ प्लेड द गोस्ट ऑफ हैमलेट्स फादर इन द प्ले। कुछ लोगों को ये पता होगा कि हैमलेट में जो गोस्ट, यानी कि जो हैमलेट के फादर का गोस्ट जो है उसका रोल प्ले किया था शेक्सपियर ने अपने खुद के थिएटर में। द फर्स्ट परफॉर्मेंस ऑफ हैमलेट वॉज बाय द किंग्स मैन एट द ग्लोब थिएटर बिटवीन 1600 एंड 1601। तो हुआ क्या था, किंग्स मैन जो है इधर ही परफॉर्मेंस की गई थी हैमलेट की, जो कि ग्लोब थिएटर में था। इसके बाद टी.एस. एलियट ने हैमलेट को एन आर्टिस्टिक फेलियर बोला है, और इसके पीछे रीज़न ये है कि उनकी एक थियोरी थी टी.एस. एलियट की, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। उस थियोरी के अकॉर्डिंग हैमलेट का जो प्रॉब्लम है, उसका जो ट्रेजिक फ्लॉ है, एक्चुअली हैमलेट जो है वो आर्ट में बिल्कुल फेलियर है। कोई आर्ट आपको हैमलेट में नहीं दिखेगी, बट इंटरेस्टिंग है एट द सेम टाइम। तो उनका यही था ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव की थ्योरी में, कि इंटरेस्टिंग है चीज़ लेकिन उसमें आर्ट नहीं दिखेगी आपको। इवन ऑडियंस हो गई या फिर रीडर्स हो गए, वो ड्रामा को देख के या उसे पढ़ कर अपने इमोशंस को एक सर्टेन टाइम पे सर्टेन जगह पर कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हैमलेट्स हेमर्शिया। क्योंकि उसका ट्रैजिक फ्लो क्या था, ही यूज टू डू ओवर थिंकिंग, कोई एक पर्टिकुलर डिसीजन नहीं ले पा रहा था, तो ऑडियंस भी कनेक्ट नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से टी.एस. एलियट ने इसको बोला इन आर्टिस्टिक फेलियर। और इसको समटाइम्स मोनालिसा ऑफ लिटरेचर भी कहते हैं, क्योंकि मोनालिसा जो एक पेंटिंग है, इट लैक्स इन आर्ट बट इट इज़ इंटरेस्टिंग। लास्ट पॉइंट, गोस्ट अपीयर्स 3 टाइम्स। तो पूरे हैमलेट थ्रू आउट द प्ले 3 टाइम्स हमको ऐसा होता है कि गोस्ट दिखता है। थोड़े और पॉइंट्स देख लेते हैं।
अब जो हैमलेट प्ले है ये ट्रेजेडी है, और ट्रेजेडी किस चीज़ की है? मॉरल फ्रस्ट्रेशन की। किसकी? वो भी हैमलेट की। ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहते हैं हम हैमलेट को। फिर हैमलेट शुरू कैसे होता है? दो लोगों में बात हो रही होती है जब प्ले ओपन होता है, दैट इज़ बर्नार्डो और फ्रांसिस्को, और ख़त्म होता है फोर्टिनब्रैस की स्पीच से, जो कि किंग ऑफ नॉर्वे है। हैमलेट में टोटल 11 सोलिलिकीज़ हैं, जिसमें से 7 हैमलेट बोलता है, क्लॉडियस 3 बोलता है और ओफिलिया की 1 है। हैमलेट लॉन्गेस्ट प्ले है विद 4042 लाइन्स। इसके अलावा टॉम स्टॉपर्स प्ले, टॉम स्टॉपर का एक प्ले है रोसेनक्रेंस एंड गिल्डस्टन आर डेड, 1966 में ये पब्लिश हुआ और सामने आया, इज़ एन एब्सर्डिस्ट प्ले ऑन कैरेक्टर्स इन शेक्सपियर्स हैमलेट। तो एक एब्सर्डिस्ट प्ले अगर आपको क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ लिया जाए कि किसका था या फिर कब पब्लिश हुआ था या क्या नाम था, तो आप आराम से बता सकते हैं। इसके बाद हैमलेट ही एक ऐसा कैरेक्टर है जो सबसे लास्ट में मरता है अपने प्ले में। टोटल 8 कैरेक्टर्स की डेथ होती है अगर हम गोस्ट को एक्सक्लूड कर दें। इसके बाद हैमलेट जो है वो पोलोनियस यानी कि जो ओफिलिया के फादर है उनको फिश मॉन्गर बोलता है एक सीन में। ऐसा क्यों होता है? फिश मॉन्गर क्यों कहता है? क्योंकि पोलोनियस क्या करता है, ओफिलिया को यही सजेस्ट करता है कि स्टे अवे फ्रॉम हैमलेट, तुम्हारे लिए ही इज़ नॉट अ परफेक्ट गाय, तो फाइंड समबडी एल्स, या फिर मतलब उससे दूर रहो, उसका यही रहता है। तो हैमलेट उस मोमेंट को जब ये सुनता है इस कॉन्वर्सेशन को, तो वो फिश मॉन्गर इसलिए कहता है क्योंकि एक फिश मॉन्गर जो होता है ही इज़ सेल्फिश पर्सन। बेसिकली फिशरमैन को रेफरेंस दे रहा है वो, जो अपनी फिशेस को सिर्फ अपने तक ही रखना चाहता है, खुद अपने लिए कलेक्ट करता है, तो ऐसे ही उसको फिश मॉन्गर कहता है। द नेम ऑफ शिप इन हैमलेट इज़ ड्रैगन, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। बाय इनडायरेक्शंस फाइंड डायरेक्शंस आउट, हु सेज। तो ये लाइन कहता है पोलोनियस टू रेनाल्डो से, और पोलोनियस इधर अपने लाइटिस यानी कि सन की बात कर रहा होता है। वो कहता है कि इवन बाय इनडायरेक्शंस मतलब बाय विद द हेल्प ऑफ लाइज फाइंड डायरेक्शंस आउट, तुम ट्रुथ को फाइंड आउट करो। तो यानी कि वो उसको पता है कि उसका बेटा लाइटिस क्या करता है, कहाँ करता है, लेकिन फिर भी वो चाहता है रेनाल्डो से कि वो स्पाई करे उसके बेटे पर, इवन विद द हेल्प ऑफ लाई, पर ट्रूथ फाइंड आउट करे कि क्या पीछे सच्चाई है। फॉर देयर इज़ नथिंग आइदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो, हु सेज। तो ये जो लाइन है ये ऑप्शन ए हैमलेट बोलता है, और हैमलेट टू रोसेनक्रेंस। तो यहाँ पर हैमलेट का यही है कि अगेन वो ओवर थिंकिंग कर रहा होता है, और उसको पता होता है जो भी उसकी आंखों के सामने हो रहा होता है कि अच्छा, उसको ये लगता है कि मेरी मदर का इंसेस्टियस रिलेशन है उसके स्टेप फादर के साथ, क्योंकि उसके फादर की डेथ के बाद ही उसकी मदर ने रीमैरिज कर ली। तो ये सब चीज़ें उसके दिमाग में चल रही होती हैं। तो उसके बाद ये स्टेटमेंट बोलता है फॉर देयर इज़ नथिंग आइदर गुड और बैड, यहाँ पर कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं है, बट हमारी थिंकिंग है जो उसको ऐसा बनाती है। दस कॉन्शियंस डज मेक कावर्स ऑफ अस ऑल, हु सेज। तो ये लाइन कौन बोलता है? ये हैमलेट बोलता है, ऑप्शन डी। दस कॉन्शियंस, यहाँ पे कॉन्शियंस का मतलब है अवेयरनेस से। तो देखा जाए तो हैमलेट यहाँ ये कह रहा है कि हमारी कॉन्शियंस हमें कावर्ड बनाती है, हम सभी को। ऐसा इसलिए है कि उसके मन में ये चल रहा होता है, सपोज़ कि वो क्लॉडियस को अभी किल कर दे, है ना, अभी उसका जाके मर्डर कर दे, तो उसके बाद उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, हैमलेट को क्या देखना पड़ेगा। और हो सकता है हैमलेट इज़ अफ्रेड ऑफ डेथ, या फिर उसे ऐसा लगे कि अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि क्लॉडियस का उसमें फॉल्ट ही नहीं है, क्या पता मेरे जो फादर का गोस्ट है वो मतलब झूठ वूठ बोल रहा है। तो हैमलेट को जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं उससे उसके अंदर ये कावर्ड वाली फीलिंग आती है, जिसकी वजह से वो एक्चुअल जो उसको एक्शन लेना है वो ले ही नहीं पाता है। देयर इज़ डिविनिटी दैट शेप्स आर एंड्स, हु सेज। तो डिविनिटी का यहाँ पर रेफरेंस दी जा रही है गॉड को, लेकिन कौन ये बात बोल रहा है? ये बोल रहा है हैमलेट होरेशियो से। तो हैमलेट होरेशियो से ये कहता है कि हमें इस चीज़ को एक्नॉलेज करना चाहिए कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमारी लाइफ में वी कैन नॉट कंट्रोल दोज थिंग्स, हमारा उस पर कंट्रोल नहीं होता, और ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन उस चीज़ के लिए हमें गॉड को एक्नॉलेज करना चाहिए, डिविनिटी को, कि वो शेप करती है हमारे एंड्स को, यानी कि गॉड विल डिटरमाइन आवर डेस्टिनी, गॉड के हाथ में है हमारी डेस्टिनी। बैप्टिस्टा इज़ दी वाइफ ऑफ। तो बैप्टिस्टा जो है वो किसकी वाइफ है? गोंजालो की, ओथेलो की, हैमलेट की, या फिर गोंजागो की। तो मैंने बताया था कि हैमलेट के अंदर एक प्ले विद इन प्ले, ये जो डिवाइस यूज़ हुई है उस डिवाइस में प्ले का नाम क्या था? द मर्डर ऑफ गोंजागो। तो आपको ऑप्शन ए और डी में कंफ्यूज नहीं होना है। द राइट आंसर हियर इज़ डी, दैट इज़ गोंजागो। और बैप्टिस्टा किसका किरदार यहाँ पर निभा रही है? तो जो मर्डर ऑफ गोंजागो यानी कि द माउस ट्रैप
प्ले विद इन प्ले का जो नाम है हेमलेट में, तो उधर बैप्टिस्टा कौन है, ये गर्ट्रूड का कैरेक्टर प्ले कर रही थी उस छोटे वाले प्ले के अंदर, और गोंजागो कौन है, ये क्लॉडियस का रोल प्ले कर रहा था। तो इधर इसीलिए बैप्टिस्टा जो वाइफ है वो गोंजागो की है। Question 15. She is too subtle for thee, and her smoothness, her very silence, and her patience speak to the people, and they pity her. Who speaks these lines, and about whom? तो ये लाइन कौन और किससे बोलता है, दो बातें पूछी गई हैं। तो आप अगर लाइन को ध्यान से सुनेंगे और उन्हें पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा किसी गर्ल की बात हो रही है। द क्लाउन अबाउट रॉसलिन, तो क्या ये बात क्लाउन रॉसलिन के बारे में बोलता है, या फिर जैक्स बोलता है सीलिया के बारे में, या फिर ड्यूक फ्रेडरिक बोलते हैं अबाउट रॉसलिन, या फिर ड्यूक सीनियर बोलते हैं अबाउट सीलिया। तो ऑप्शन सी यहाँ पर ड्यूक फ्रेडरिक अबाउट रॉसलिन इज़ राइट, तो हम उसी को मार्क करेंगे। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने यहाँ पे एक इमेज डाली हुई है जिसको आप देख सकते हैं। सेकंड पैराग्राफ में आप देख सकते हैं कि ड्यूक फ्रेडरिक का एक डायलॉग है, शी इज़ टू सटल फॉर दी एंड हर स्मूथनेस, हर वेरी साइलेंस एंड हर पेशेंस, स्पीक टू द पीपल एंड दे पिटी हर। तो यही 3 लाइनें मैंने ली थी उधर क्वेश्चन में। इसका मतलब ये है, वो रॉसलिन के बारे में सीलिया से बात कर रहे होते हैं कि वो काफ़ी ट्रेचरस है, वो डिसीव कर देगी तुमको, धोखा दे देगी। हर स्मूथनेस और उसका साइलेंस, उसका पेशेंस, ये सब जो है ये सब उसका दिखावा है, ये सब उसका छल है। एक्चुअल में क्या होता है कि सीलिया अपने फादर को बोलती है कि रॉसलिन ऐसी नहीं है, उसको यहाँ रहने दो हमारे ड्यूकडम में, अगर वो आप उसको बैनिश करोगे तो मैं भी बैनिश हो जाऊँगी। तो उस मोमेंट पे सीलिया उसकी क्वालिटीज़ बताती है रॉसलिन की। ऊपर वाले पैराग्राफ में आप देख सकते हैं वो कैसे रॉसलिन का फेवर कर रही होती है कि हम दोनों यंग साथ में हुई है, हम दोनों एक दूसरे को वैल्यू करती हैं, साथ में हम वी ऑलवेज स्लेप्ट टुगेदर, वोकन अप टुगेदर, साथ में जागे हैं, वी लर्न प्लेड ईटन टुगेदर। तो मैं सेपरेट नहीं हो सकती हूँ रॉसलिन से। सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।